हेलो बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं +2 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसी में से ही 2026 का एग्जाम हो, चाहे आपका एसओएस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, ठीक है ना, चाहे आपकी कंपार्टमेंट हो, इसी में से ही आएगा। तो आपको जितने भी क्वेश्चन है, अगर ऐसा नहीं आया तो इसकी तरह आपको थोड़ी सी जो वैल्यू है वो चेंज देखने को मिल सकती है। तो देखिए, हम बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की। ये है जी आपका पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर आएगा 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। मैं एक 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओनली 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सेक्शन बी में। तो देखिए, जो फर्स्ट लाइन में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन इस साल भी आए हुए हैं। तो देखिए, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट स्लाइड की, तो उसमें 6 क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन आपके रिलेशन में से। 2 ही टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में, रिलेशन एंड फंक्शन। नेक्स्ट की अगर बात करें तो देखिए, हमारे पास यहां पर भी रिलेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस साल 2025 में जो एग्जाम में सीरीज ए की बात करें, बी की बात करें, सी की बात करें, तो तीनों में रिलेशन से ही आया था, फंक्शन से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो अगर हम बात करें स्लाइड सी की, तो देखिए स्लाइड सी में आपको फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसके चांसेस थोड़े से ज्यादा है इस साल, क्योंकि पिछले साल उन्होंने रिलेशन से दिए थे, तो इस साल वो लोग फंक्शन से क्वेश्चन दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपको फंक्शन से क्वेश्चन मिलेंगे। तो टोटल हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो हमने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन में से आपको यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सीरीज ए में, सीरीज बी में और सीरीज सी में। यहां पर टोटल हम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? हम लोग सॉल्व करेंगे 19 क्वेश्चन। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, रिलेशन दिया है जी आपका ए बी, फिर ये आएगा a लेस देन इक्वल टू b का क्यूब, ये दिया है रिलेशन। और रिलेशन में सबसे पहले ये बोल रहा है रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए, ट्रांजिटिव के लिए। तो आपको हमेशा याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग लेते हैं एक एलिमेंट, और सिमेट्रिक के लिए लेंगे 2 एलिमेंट, और ट्रांजिटिव के लिए हम लोग लेंगे 3 एलिमेंट। ये हमेशा याद रखना आपने। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो देखो, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए कोई भी एलिमेंट, ठीक है ना, रियल नंबर में, चाहे फ्रैक्शन में, चाहे माइनस में, चाहे प्लस में, कोई भी नंबर अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, कोई भी अगर एक नंबर भी सेटिस्फाई नहीं करे गिवन रिलेशन को, उस रिलेशन को सेटिस्फाई ना करे, तो आपका जो रिलेशन वो क्या नहीं होगा, वो रिफ्लेक्सिव नहीं, कोई भी एक वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1/2 और यहाँ पर लिख रहा हूँ जी आपका, ये पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए 1/2। तो देखते हैं कि ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि 1/2, एक जगह क्या लिखना है, a भी 1/2, एक ही एलिमेंट लेते इसमें, ठीक है ना, और b की जगह भी a ही लेना पड़ेगा। तो 1/2, और यहाँ पर क्या होता है 1/2 का क्या है क्यूब। तो 1/2 कितना होता है आपका 1/2, और 1/2 का क्यूब कितना होगा 1/8। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वाला जो नंबर है 1/8 छोटा होता है, 1/2 क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये इसकी वैल्यू आपके पास यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 1/2 इज ग्रेटर देन हुआ, लेकिन आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था लेस देन। तो इसकी वजह से ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग एक लाइन लिखेंगे, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और अब बात कर लेते हैं अगेन किसके बारे में, अब बात कर लेते हैं फॉर सिमेट्रिक के लिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सिमेट्रिक के लिए कोई 2 नंबर लेने हैं, अगर वो 2 नंबर सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो वो रिलेशन हमारा क्या होगा, रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर उनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। यहां पर देखिए, कोई 2 नंबर में ले रहा हूं, मान लो यहां पर लिया जी आपका 1 और 4 ले रहा हूं कोई नंबर, देखते हैं ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो ये 1 की जगह 1 लिखा, और 4 का क्या करना है, 4 का करना है जी क्यूब। तो 4 का क्यूब 1 की जगह 1 लिखा, और 4 का क्यूब देखो, 4 का क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब होता है जी 64। तो 1 क्या है, 64 से छोटा है, तो आप लिख सकते हो कि 1 क्या होगा, 64 से क्या होगा, ये छोटा होगा ना 4 के क्यूब से। तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। अब यहां पर लिखेंगे जिसकी जगह 4, 1, देखते हैं ये भी सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है।
यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4 और यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 का क्यूब, और 4 लिखूं 1 का क्यूब लिखूं तो 4 तो बड़ा होता है, 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है, तो ये क्या होगा, ये हो गया ग्रेटर देन है। आना क्या चाहिए था, लेस देन में, लेकिन ये हो रहा है ग्रेटर देन, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई थी। एक बार उसको उल्टा करके चेक करना, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक, ठीक है ना। एक बार हमने लिखा 1,4, ये हो गया जी सेटिस्फाई, लेकिन इसके बाद इसको उल्टा करके लिखना 4,1 करके, तो 4,1 करके जब मैं लिख रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसी जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हो, जरूरी नहीं कि इसका आंसर इसी नंबर से ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे जी देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। तीसरा जो हमारा केस है, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव, जैसे मैंने आपसे कहा था कि रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट दोनों इक्वल होने चाहिए, सिमेट्रिक के लिए दोनों डिफरेंट होने चाहिए। एक बार 1,4 से चेक करेंगे, एक बार 4,1 से चेक करेंगे। नाउ अगर ट्रांजिटिव के बारे में बात करें तो 3 एलिमेंट लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर मान लो मैं ले रहा हूं 3 और एक तरफ हमने ले लिया 3,2। देखते हैं ये बिलोंग्स टू R होता है कि नहीं होता है। तो यहां पर चेक कर लेते हैं, तो देखो 3 और ये आ रहा है 3/2 का क्यूब। 3 तो 3 होता है, लेकिन 3/2 का क्यूब कितना हुआ, ये हुआ 27/8, और 27/8 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 27/8 की वैल्यू आएगी 3.3 समथिंग। तो 3.3, इसका मतलब ये जो नंबर है 3, ये छोटा है किससे, 3/2 के क्यूब से। आप चेक कर सकते हो 3/2 का क्यूब होता कितना है, डिवाइड करो, पॉइंट में लाइए, पॉइंट में लाने के बाद आपको पता लग जाएगा कि 3 क्या होता है, उससे छोटा होता है। तो ये सेटिस्फाई कर रही है। फिर 3/2 को आपने सेम लेना है, दूसरा एलिमेंट सेम होगा, तीसरा आप कोई अपनी चॉइस से ले लो कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा कंडीशन को। मैं ले रहा हूं यहाँ पे 6/5, कोई नंबर ले रहा हूं ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए, तो ये बिलोंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर 3/2 अगेन कितना होता है 3/2, और यहां पर आएगा 6/5 का क्या आएगा क्यूब। और अगर हम बात करें जी, तो यहां पर 3/2 कितना होगा 1.5, 6 का क्यूब कितना है 216, और 5 का क्यूब कितना है, 5 का क्यूब है 125। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ऑलमोस्ट कितना 1.7 के करीब। तो 1.5 छोटा है और 1.7 क्या है, बड़ा है। तो आप बोल सकते हो कि 3.2 क्या है, लेस देन है 6/5 के क्यूब से। अब तीसरी कंडीशन क्या होगी, ए बी कोई अलग नंबर लिया, फिर बी सी, और तीसरे वाले में आपने लेना है फर्स्ट वाला एलिमेंट और लास्ट वाला एलिमेंट। अगर ये कंडीशन में सेटिस्फाई हो तो ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज कोई भी एक नंबर अगर सेटिस्फाई, कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाई तो ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, इसकी जगह आएगा जी आपका, पहले तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बिलोंग्स टू आर, और बिलोंग्स टू आर के बाद यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो देखो 3 और ये आएगा 6/5 का क्यूब। तो 6/5 का क्यूब हमने अभी चेक किया था, ये आ रहा था 1.7 के करीब। तो 1.7 के करीब जब ये आ रहा है तो ये क्या होगा, ये 3 है बड़ा किससे, 6/5 के क्यूब से। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसकी जगह आएगा जी आपका ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि रिलेशन बोल रहा है कि ये वाला नंबर इससे छोटा होना चाहिए। लेकिन जब हम लोगों ने चेक किया, ठीक है ना, जब चेक करें हम लोग पैरामीटर्स में डाल दिया, तो तब क्या आ रहा है, ये वाला रिलेशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो पा रहा। तो देखो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट सिमेट्रिक, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव, देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो फंक्शन क्या नहीं आ रहा है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं आ रहा है और सिमेट्रिक भी नहीं आ रहा है और ये ट्रांजिटिव भी नहीं आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि जब भी, और मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक ये बता दूं कि जब भी आपके पास दो रिलेशन ऐसा है, चाहे इसमें b का स्क्वायर हो, एक क्वेश्चन और भी आएगा आगे सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, अगर उसकी जगह स्क्वायर हो या क्यूब हो या पावर 4 हो, तो इन दैट केस आपका जो फंक्शन है ये ना रिफ्लेक्सिव होता है, ना ये सिमेट्रिक होता है, ना ये ट्रांजिटिव होता है। ओके, तो बात कर ले सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें एक तो दिया है कि सेट दिया है, सेट में कौन कौन से नंबर गिवन है, सेट में हमारे पास नंबर गिवन है जी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये नंबर हम लोग यूज कर सकते हैं, सारे के सारे नंबर यूज नहीं कर सकते,
ना फ्रैक्शन में नंबर यूज करेंगे, ना माइनस में नंबर यूज करेंगे, कोई भी ऐसा नंबर हम लोग यूज नहीं कर सकते। और उसके बाद देखिए रिलेशन, रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन दिया है जी हमारा, रिलेशन है गिवन कि a कॉमा b, फिर उसके बाद सच दैट a माइनस बी, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी आर मल्टीपल ऑफ 4, ये दिया है मल्टीपल ऑफ 4। ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए फिर से लिख लेते हैं हम लोग। पहला वाला केस जो हमारा केस रहेगा फॉर किसके लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव। हमेशा इसमें बस लिखने का, यहाँ पे लिखा हुआ कि शो दैट आर इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये तीनों की तीन होगा, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, और ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्सिव के केस में, तो रिफ्लेक्सिव के केस में देखिए इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, तो देखो ऑब्जर्व करके हमें क्या लग रहा पता है, तो ऑब्जर्व करके हमें ये पता लग रहा है कि सेम एलिमेंट लेना है a कॉमा a, तो a कॉमा a बिलोंग्स टू r कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो एक जगह देखो, एक जगह 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, तो एक ही नंबर, जैसे 0 0 लिए, 1 1 लिए, 2 2 लिए, 3 3 लिए, तो देखो अगर मैं लेता हूं 0 0, एक जगह 0, इसकी जगह 0, तो इसका जो रिलेशन बनेगा, रिलेशन क्या बनेगा, 0 माइनस 0, ये बन गया 0। और अगर मैं लेता हूं 1 1, अगर इस जगह आप 1 1 लेते हो तो 1 1 से भी प्रूव हो जाएगा, तो देखो 1 माइनस 1, ये भी क्या बन गया, ये भी बन गया 0। सेम लेना है, अगर आपने ये 2 लिया तो दूसरा वाला भी आपको 2 लेना पड़ेगा। इससे भी क्या लग रहा पता है, ये देखो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4, क्या 0 4 के टेबल में आता है, आता है, ठीक है ना, क्योंकि 4 इंटू 0 0। अब देखिए a कॉमा a बिलोंग्स टू r, तो यहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि a माइनस a किसके इक्वल है, 0 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 के केस में देखिए ये आया जी हमारा पहला वाला केस। अब तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। और जो दूसरा केस है, दूसरा केस में देखिए फॉर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, सिमेट्रिक के लिए इन्हीं नंबर में से कोई नंबर उठाता है, तो कोई भी दो नंबर, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर अगर मैं उठा दूं, वो बन रहा है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं इन्हीं नंबर में से, जरूरी नहीं कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो, कोई एक कंडीशन, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख रहा हूं, मान लो मैं लिखा 1 और 5, 1 5 क्या बिलोंग कर पा रहे हैं रिलेशन से, तो देखो 1 यहां पे लिख रहा हूं 1 माइनस 5, 1 माइनस 5, माइनस का 4 नहीं आएगा यहाँ पे, ये क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ये क्या होगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो ये मल्टीपल ऑफ 4 में आ गया, सेटिस्फाई हो गया। अब इसको उल्टा करके लिख लेते हैं 5,1, तो 5,1 में चेक कर लेते हैं क्या ये इस रिलेशन से बिलोंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 किसके इक्वल होता है, ये भी होता है 4 के इक्वल, और 4 अगेन इज मल्टीपल ऑफ, ये भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4। तो ये आ गया जी आपका मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब देखिए क्या हुआ कि 1,5 बिलोंग्स टू r, और क्या आ गया 5,1 बिलोंग्स टू r। तो दोनों को दोनों सेटिस्फाई करें तो आप लिख सकते हो देयरफॉर r इज सिमेट्रिक, देयरफॉर r इज, r क्या है यहाँ पे r स्टैंड्स फॉर रिलेशन के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर r क्या है, r है यहाँ पर रिलेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर ट्रांजिटिव, तो देखिए फॉर ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा, 3 एलिमेंट लेने हैं। तो 3 एलिमेंट देखो कौन कौन से, अगर मैं यही एलिमेंट उठाता हूं 1 5 उठाता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग उठा रहे जी 1,5, 1,5, क्या 1,5 बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू r का मतलब ये रिलेशन ये था 1 माइनस 5, ये किसके इक्वल आ रहा था, 1 माइनस 5 ये आ रहा था 4 के इक्वल, माइनस का 4 नहीं, बार बार बोल रहा हूं कि मॉडुलस फंक्शन है। तो यहां पर क्या होगा, ये क्या होगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये मल्टीपल ऑफ 4 में आ रहा है। तो यहां पर देखिए दूसरा कोई नंबर देखो 5 और 9, 1 5 लेना फिर 5 9 ले लिया, क्या ये भी सेटिस्फाई कर पा रहा है। तो देखो ये भी क्या 4 के टेबल में आ रहा है, 5 माइनस 9, तो ये भी किसके टेबल आ गया, 4 आ गया, तो ये भी क्या होगा मल्टीपल ऑफ 4। तीसरा क्या चेक करना पड़ता है, पहला और सबसे लास्ट वाला पॉइंट,
तो 1,9, तो 1,9 में हम लोग क्या लिखेंगे, 1,9 में हम लोग लिखेंगे जी बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स टू आर में देखिए क्या आएगा, बिलोंग्स टू आर में आएगा कि 1 माइनस 9, तो ये बनता है 8, और 8 क्या होता है मल्टीपल में, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं लाइन क्या लिखेंगे, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। अब आर क्या होगा रिफ्लेक्सिव, और आर क्या होगा सिमेट्रिक, और आर क्या होगा ट्रांजिटिव। तो अगर ये तीनों हो तो हम लोग बोल सकते हैं द गिवन रिलेशन इज, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है, तीनों रिलेशन, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ये आपका ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। थोड़ा सा रिलेशन और फंक्शन थोड़े से अलग चलते हैं, इनको समझने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपको ये समझ आ पाएंगे। ओके जी, अब बात कर लेते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो थर्ड वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक रिलेशन दिया है, रिलेशन दिया ए बी, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू बी है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है और क्यूब नहीं। मैंने कहा था अगर स्क्वायर और क्यूब आएगा तो ये जो रिलेशन आपके होते हैं ना ये रिफ्लेक्सिव होते हैं, ना ये आपके सिमेट्रिक होते हैं, ना ही ये आपके ट्रांजिटिव होते हैं। तो देखिए रिलेशन की अगर मैं बात करूं, लिखा हुआ है यहाँ पर चेक वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, ये बोल रहा है कि ट्रांजिटिव है, लेकिन ये क्या नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो देखो गिवन दैट में रिलेशन के बारे में लिख लेंगे। तो रिलेशन है जी आपका ए बी एंड ए लेस देन इक्वल टू बी, ये है रिलेशन। और बात अगर मैं करूं किसके बारे में, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की अगर बात करें तो देखो रिफ्लेक्सिव की बात करने के लिए कोई भी नंबर, ठीक है ना, अगर मैं कोई ए और ए, ठीक है ना, कोई भी नंबर लेता हूं तो वो कोई भी नंबर क्या वो उसके इक्वल होगा, क्योंकि सेम नंबर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो सेम नंबर लेने का मतलब ये है कि ये जैसे मान लो 1 लिया मैंने, तो 1 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा कि नहीं, कोई भी। फिर कोई 2 लिखता हूं तो 2 के इक्वल होगा, 1/2 लिखता हूं तो 1/2 के इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ पर रख ले रहा हूं मान लो 1 = 1 के इक्वल, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसको क्या कर पाएगा, सेटिस्फाई कर पाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। लेकिन यहां पर देखिए दिक्कत कहां पर आएगी, अगर मैं बात करूं सेकंड की, फॉर सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक में देखिए मैं कोई 2 नंबर उठा रहा हूं सिमेट्रिक के लिए मैं ए, इसलिए मैंने नंबर नहीं उठाया यहां पर, क्यों, क्योंकि यहां पर लिया मैंने नंबर, देखो 1 के इक्वल कर दिया, 2 के इक्वल कर सकता हूं। यहां पर देखिए सिमेट्रिक के केस में क्या करेंगे, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि 1,4 क्या हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है, तो यहां पर चेक कर लेते, तो देखो 1 क्या होता है, 1 होता है लेस देन 4, तो यहां पर क्या होना चाहिए, पहला वाला एलिमेंट दूसरे से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये वाला रिलेशन है। नेक्स्ट यहां पर आएगा जी 4,1 क्या होगा, क्या ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो देखो यहां पर मैं 4 लिख रहा हूं, यहां पर क्या लिख रहा हूं, 1 लिख रहा हूं, तो यहां पर जो 4 लिखा है यहां पर क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 है, 4 क्या होगा ग्रेटर देन 1। तो यहां पे ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहां पे लिखेंगे 4,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यहां पर रिलेशन क्या होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो आर जब सिमेट्रिक नहीं होगा तो नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या होगा, तीसरा केस आएगा फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा, ट्रांजिटिव केस में 3 एलिमेंट, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम लोग 3 एलिमेंट लेंगे, तो 3 एलिमेंट में देखिए कौन कौन से, जैसे यहां पर लिखते हैं 1 4 क्या बिलोंग कर पा रहा है रिलेशन से, चेक कर लेते हैं। तो देखो 1 क्या होता है, 1 होता है छोटा किससे, 4 से। फिर 4, कोई भी नंबर उठा लेता है, ठीक है ना, 4,5, तो इससे क्या होगा कि ये बिलोंग कर पा रहा है आर से, और इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे जी 4 है लेस देन किससे, 5 से। अब क्या होगा, तीसरी बार हम लोग लेते हैं 1,5, क्या ये सेटिस्फाई कर पा रहा है, तो सेटिस्फाई देखिए ये कर पा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 भी क्या हो रहा है, लेस देन होता है 5 से, तो तीनों के तीनों कंडीशन क्या कर पा रही है, सेटिस्फाई कर पा रही है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर
R is ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी आया लेकिन सिमेट्रिक ये नहीं है और ये ट्रांजिटिव भी है। तो बस ये ध्यान आपको रखना है कि अगर इस वाले फंक्शन में, ठीक है ना, इसकी पावर अगर 1 है तो ये फंक्शन क्या होता है, ये ना रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, ये ट्रांजिटिव होता है, ये लेकिन क्या नहीं होता, ये सिमेट्रिक नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन फिर से लौट कर आया है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि शो दैट रिलेशन आर इन सेट, यहां पर लिखा था b का क्यूब, इस बार क्या है b का स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे गिवन दैट में जो रिलेशन है जी a, b, फिर उसके बाद है a लेस देन b का स्क्वायर, ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन में देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। जैसे एग्जांपल हमने उसमें लिए थे सेम एग्जांपल हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 1/2 क्या ये बिलोंग कर पा रहे हैं उस रिलेशन से, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो देखो 1/2 क्या 1/2 के स्क्वायर से छोटा होता है कि बड़ा होता है, तो 1/2 देखिए 1/2 क्या होता है, 1/2 तो 1/2 है और ये बनेगा 1/4, तो 1/4 छोटा होता है, 1/2 क्या होता है, बड़ा होता है। तो पहला ये रिलेशन क्या नहीं कर पा रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर R is not reflexive। फिर अगर हम बात करें दूसरे फंक्शन की फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के केस में क्या होगा, सिमेट्रिक केस में 2 नंबर ले लेते हैं। तो देखो यहां पर अगर मैं लेता हूं 1/4 बिलोंग्स टू R, 1/4 बिलोंग्स टू R में क्या होगा कि 1 क्या होगा लेस देन 4 के स्क्वायर से, तो ये सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन अगर इसका रिवर्स करें 4,1, तो 4,1 को अगर मैं लिखूं तो 4,1 क्या बिलोंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर 4 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर छोटा होता है, 4 क्या होता है बड़ा, तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, R is not symmetric। तो हमारा यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, पॉइंट क्या आएगा, R is not symmetric। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम लोग कितने एलिमेंट लेंगे, 3 एलिमेंट लेंगे जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो देखिए कौन कौन से, अगर मैं लेता हूं 3 और 2, क्या ये बिलोंग कर पा रहे हैं, यहां पर लिख लेते हैं 3 और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 बड़ा होता है, तो ये 3 क्या है छोटा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिर यहाँ पे लेते हैं 2 तो लेना ही पड़ता है, कोई एक और एलिमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 3/2, तो 3/2 में देखिए बिलोंग करके कि 2 तो 2 रहेगा और 3/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 3/2 का स्क्वायर की अगर हम लोग बात करें, रफ में वर्क करें, ये बनेगा 9/4 और 9/4 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा 2.25। तो 2.25 इससे बड़ा है, तो 2 क्या होगा छोटा होगा 2.25 से। नेक्स्ट जो तीसरा केस बनेगा 3,3/2, तो यहां पर देखते हैं कि ये वाला रिलेशन इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो ये बना जी आपका 3, तो ये होगा 3/2 का स्क्वायर, 3 और 3/2 का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है, ये था 3.2, तो 3 है बड़ा किससे 2.25 से। तो आप यहां पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 3 है बड़ा होता है 3/2 के स्क्वायर से। यहां पर ये वाला रिलेशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे देयरफॉर R is not transitive। तो देखिए पहला इस क्वेश्चन में क्या है, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है और ना ये ट्रांजिटिव है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 गिवन बाय एक रिलेशन भी दिया है और यहां पर बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमने प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट। तो देखिए गिवन दैट में सबसे पहले आपने क्वेश्चन में से सेट उठाना है, सेट को लिख लेंगे 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आपने रिलेशन को लिखना है, तो रिलेशन है जी हमारा ए बी और a माइनस बी इज इवन। तो इसमें से हमने रिलेशन भी उठा लिया और रिलेशन उठाने के बाद यहां पर देखिए क्या है कि पहला वाला केस फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव वाले केस में आप लिख सकते हो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट
कि भाई a कॉमा ए सेम एलिमेंट, ठीक है ना। जब भी कुछ ऐसा प्रूव करना है तो आपको ज्यादा जरूरत नहीं होती, वन माइनस वन। यहाँ पर देखो ये क्या है, रिलेशन से बिलोंग कर पा रहे हैं, एक ही जगह क्या पुट करना है, एक जगह आप 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो और 5 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको देखो यहाँ पर लिखे तो a माइनस ए, ये क्या बनेगा 0, और 0 के आगे आप लिख सकते हो विच इज इवन। 0 वैसे ना ऑड होता ना इवन होता, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में 0 को कंसीडर करना पड़ता है इवन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जैसे 1 माइनस 1 ये भी 0, 2 माइनस 2 ये भी 0, 3 माइनस 3 ये भी 0, 0 को हम लोग इवन बोल देंगे, 4 माइनस 4 0। तो एक ही जगह पर आप कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो, एक जगह पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो 1 2 3 4 5 जो गिवन सेट है, बस उससे बाहर नहीं जाना आपने। अब तो इसकी वजह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी वजह से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए, तो फॉर सिमेट्रिक, इसके बाद आपने लिखना है जी फॉर सिमेट्रिक। तो फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए देखो यहां पर लिखेंगे दो एलिमेंट ले लेते हैं, इसी सेट में से कोई दो एलिमेंट उठा लेते हैं। तो देखिए दो एलिमेंट उठा लेते हैं, तो देखो कौन सा एलिमेंट उठाएंगे, 1 और 3, 1 और 3 बिलोंग्स टू R, चेक कर लेते हैं। तो देखो 1 माइनस 3 और यहां पर लगा मॉडुलस फंक्शन, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इसलिए आ गया 2, और 2 आपका क्या है विच इज इवन, ये इवन नंबर है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे जी, उसके बाद लिखेंगे हम लोग 3,1, और 3,1 में क्या होगा बिलोंग्स टू R, और बिलोंग्स टू R की वजह से क्या लिखा जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 किसके इक्वल होता है, 3 माइनस 1 होता है 2 के इक्वल, और उसको हम लोग क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे विच इज इवन, अगेन क्या आ रहा है इवन। तो देखो 1 3 को जब हमने सॉल्व किया तब भी इवन आया, और 3 1 को सॉल्व किया तब भी हमारे पास क्या आया इवन आया। तो दोनों को सॉल्व करने के बाद इवन आया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि R इज सिमेट्रिक, तो हम लोग बोल सकते हैं R इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं जी किसके बारे में, ट्रांजिटिव वाले केस के बारे में। तो ट्रांजिटिव के केस में देखिए फॉर ट्रांजिटिव, तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए कोई 3 एलिमेंट लेने हैं, तो 3 एलिमेंट में पहला दूसरा एलिमेंट तो यही ले सकते हैं आप, 1 3 ले लिए, तो क्या ये बिलोंग कर पा रहे हैं रिलेशन के साथ। तो यहां पर देखिए, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 3, तो ये किसके इक्वल आया 2 के इक्वल, 2 तो इवन नंबर है, इवन नंबर आना चाहिए। फिर 3 तो लेना ही पड़ता है, एक और नंबर उठा सकते हैं, तो 3 की जगह मैं ले रहा हूँ 5 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये हो जाता है रिलेशन। अब इसमें देखिए इसमें क्या लिखेंगे 3 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 अगेन क्या आया, अगेन आया जी आपका 2, और लास्ट में मैं लिख रहा हूँ 1,5 बिलोंग्स टू R, और 1,5 बिलोंग्स टू R, और इसमें क्या आएगा 1 माइनस 5, तो ये किसके इक्वल आया, ये आया 4 के इक्वल, 4 इज अगेन इवन नंबर, तो हम लोग बोल सकते हैं R इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, तो R क्या होगा, R होगा जी आपका ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम लोग बोल सकते हैं therefore the given relation is an equivalence, therefore the given relation is an equivalence relation, क्योंकि इसमें तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और ये क्वेश्चन आपको आएंगे 3 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए एक सेट गिवन है, और सेट है जी हमारा, सेट दिया है 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 नंबर सेट में दिए गए, और रिलेशन क्या है, रिलेशन है A B, और फिर उसके बाद रिलेशन दिया है B इज इक्वल टू A प्लस 1। सिंपल सा कहने का मतलब ये कि जो रिलेशन है B इज इक्वल टू A प्लस 1, और अगर मैं रिलेशन के बारे में लिख लूं तो देखिए रिलेशन हमारे पास इस तरह से बनेगा, B की वैल्यू A में अगर मैं 1 लिख दूं तो B की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 1 2, एक उससे ज्यादा, और अगर मैं A की जगह 2 लिख दूं तो ये 2 प्लस 1 क्या आएगा 3, और इस जगह 3 लिख दें तो क्या आएगा 4, और इसमें अगर हम लोग 4 लिखें तो क्या आएगा 5, और अगर इसमें 5 लिख दें तो क्या आएगा 6, और 6 वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन आंसर आएगा देखो 7, लेकिन हमारा पूरा रिलेशन इसी सेट के अंदर होना चाहिए, तो यहां तक ही आएगा ये 6 तक। अब यहां पर देखिए
यहां पर अब चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। अगर मैं बात करूं फॉर रिफ्लेक्सिव, अगर मैं बात करूं फॉर रिफ्लेक्सिव की, तो देखिए रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के केस में यहां पर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं आ रही, 1 1 नहीं आ रहा है, 2 2 नहीं आ रहा है, 3 3 नहीं आ रहा है, 4 4 नहीं आ रहा है, ऐसा होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव कब होगा, ये रिलेशन आ गया इस बार। ये रिफ्लेक्सिव तब होगा जब ये ऐसा आएगा, 1 1 2 2 इसके अंदर होता, सारे 3 3 होना चाहिए था, और 4 4 होना चाहिए था, और 5 5 होना चाहिए था, और 6 6 होना चाहिए था। ये ऐसे पेयर होने चाहिए थे, सारे के सारे पेयर। इनमें से कोई भी अगर एक पेयर इसमें मिसिंग होता तो तब भी ये क्या नहीं होना था, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होना। तो हम लोग बोल सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग कि a, a डज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। तो ये रिलेशन में है ही नहीं, तो हम लोग बोलेंगे r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए कोई ऐसे दो पेयर इसमें हो पड़े हुए, तो देखिए इसमें कोई ऐसा पेयर होना चाहिए कि 1 2 2 1, या कोई ऐसा होना चाहिए कि 2 3 3 2, उसका रिवर्स में होना चाहिए। ऐसे कोई भी पेयर नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट यहां पे लिख देंगे फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक के लिए लिखेंगे कि यहां पर भाई 1 2 बिलोंग तो कर पा रहा है आर से, ठीक है ना, 1 2 तो है यहां पर, और लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे कि 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इस रिलेशन में 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे जी आर इज नॉट सिमेट्रिक। यहां पर एक लाइन लिखी जाएगी आर इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ थर्ड वन जो केस आएगा फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के केस में देखिए हम लोग लेंगे एलिमेंट कौन कौन से, यहां पर देखो बढ़िया पेयर है, 1 2 तो है रिलेशन, ये भी बढ़िया बात है, और 2 3 ये भी अच्छी बात है, 2 3 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर। लेकिन यहां पर इस पूरे रिलेशन में क्या आपको 1 और 3 भी इस रिलेशन में क्या होना चाहिए था, मौजूद होना चाहिए था। तो इट शुड ऑल्सो कंसिस्ट 1 3, लेकिन यहाँ पे 1 3 इज मिसिंग, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पर हम लोग एक लाइन लिखेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, और ना ही ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो ये पूरा जो रिलेशन है हमारे पास, ये ना इक्विवेलेंस तो हम बोल ही नहीं सकते। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो देखिए क्या लिखा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द, एक सेट दिया है और एक रिलेशन बना कर दिया पहले से, इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ये पहले बताया कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन सॉरी ये सिमेट्रिक है, लेकिन ये क्या नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन दैट में कोई एक सेट दिया है जी हमें 1 2 और 3। रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो रिलेशन दिया है 1 2 और ये दिया है 2 1। अब क्या होगा, रिलेशन दिया है, सब कुछ दिया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के केस में देखो, रिफ्लेक्सिव के केस में इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, इट कैन बी सीन दैट, या ऑब्जर्व किया जा सकता है कि मैंने क्या बोला था कि ये रिफ्लेक्सिव तब होगा जब इस रिलेशन के अंदर क्या क्या होगा, इस रिलेशन के अंदर ये वाले पेयर आते हैं, 1 1 आता, 2 2 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट है सारे सेट से 3 3 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं a डज नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर बात करें फॉर सिमेट्रिक के लिए, तो देखिए फॉर सिमेट्रिक के केस में क्या होगा, सिमेट्रिक के केस में कोई भी एक पेयर, ठीक है ना, यहां पर देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन यहां पर 2 1 भी इसी रिलेशन में है, तो हम लोग बोल सकते हैं आर इज सिमेट्रिक। हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट तीसरा केस देखिए ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, ट्रांजिटिव के लिए तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट आ रहा है, लेकिन तीसरा वाला एलिमेंट तो ऐसे भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर
फॉर ट्रांजिटिव। तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, इट कैन बी क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर ए बी तो है एलिमेंट जो रिलेशन से बिलोंग कर पा रहा है, लेकिन यहाँ पर बी कॉमा ए ऐसा कोई भी पेयर नहीं है, सॉरी बी कॉमा सी का कोई पेयर नहीं है, तो आप लास्ट में लिख सकते हो इसमें पूरा पूरा ये वाला पेयर भी मौजूद नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं लास्ट लाइन, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि ये सिमेट्रिक है बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जितनी भी कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये प्रूफ कर दिया। तो आपने देखना है कि अगर आपको लिखा तो चेक, तो आपने चेक करना है, लेकिन अगर लिखा हो शो दैट, तो शो दैट में आपको पहले ही पता है कि ऑलरेडी कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहां पर लिखा है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन में कोई लाइन है, आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज, एक रिलेशन। तो देखो सबसे पहले क्या दिया है, गिवन दैट में एक रिलेशन दिया है, रिलेशन है हमारा कि L1 L2 ये दो लाइन है और L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2, दो पैरेलल लाइन दी गई है, ठीक है ना। तो पैरेलल लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि मान लो एक लाइन ये है, ये L1 है और ये वाली लाइन कौन सी है, L2, पैरेलल लाइन वाला रिलेशन दिया गया। तो सबसे पहले देखिए चेक करते हैं किसके लिए, सबसे पहले चेक कर लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जब भी पैरेलल वाला केस आता है तो इटसेल्फ, ठीक है ना, अपने आप से भी क्या हो सकती है, कोई लाइन पैरेलल हो सकती है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट कि भाई L1 बिलोंग्स टू R, ये रिलेशन से बिलोंग करते, क्यों बिलोंग करते हैं, क्योंकि L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन अपने आप से क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं गिवन R इज रिफ्लेक्सिव, फिर दूसरा देखिए फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के केस में क्या होगा, सिमेट्रिक के केस में होगा जी आपका दो लाइन, ठीक है ना, दो लाइन लेंगे L1, L2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि L1 इज पैरेलल टू L2 और दूसरा क्या होगा L2 और L1 बिलोंग्स टू R। और यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे L2 इज पैरेलल टू किसके, L1 के, ठीक है ना। तो L2 आया पैरेलल टू किसके, L1 के, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं R इज सिमेट्रिक। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव के केस में। तो यहां पर लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के केस में देखिए क्या आएगा, ट्रांजिटिव के केस में आएगा कि तीन केस लेंगे, ठीक है, तो जिसमें तीन लाइन आएगी L1, L2, L3। तो ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा कि मैं लिख रहा हूं L1 और L2 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ L1 इज पैरेलल टू L2, फिर उसके बाद यहां पर आएगा L2, L3, यहां पर इसके बाद आएगा L2 इज पैरेलल टू L3। पहले क्या होगा कि L1 है पैरेलल टू L2, तो L2 क्या है पैरेलल टू L3, लेकिन क्या ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर पाएगी, क्या L1 और L3 ये आपस में पैरेलल होंगे या नहीं होंगे। तो यहां पर देखिए क्या आएगा, इसकी जगह आएगा L1 इज पैरेलल टू L3। तो ये भी कंडीशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर पा रही है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म नहीं होता है, यहां पर पूछा गया कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x + 4। तो अगर
ये वाली जो लाइन है हमारे पास 2x+4, तो इस लाइन को हम लोग कंपेयर किसके साथ करेंगे, mx+c, y = mx+c, इस वाली लाइन के साथ हम लोग इसे कंपेयर कर सकते हैं। और जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे स्लोप कितना होगा, स्लोप होगा इसमें 2, और इसकी जो इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, इंटरसेप्ट कहां पे करेगा, बाय एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा। ये इसका जो ग्राफ है ये 4 से ऊपर हो जाएगा। तो ये जो लाइन है ये किसकी फॉर्म है, कहां से आई है, ये वाली लाइन यहां से आई है, इस वाली लाइन से आई है, y = mx+c से। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, लेट T बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन विद R, रिलेशन T दिया है और एक गिवन है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, कि भाई रिलेशन कौन सा दिया है, रिलेशन दिया है जी R में क्या आएगा, ये आएगा T1 T2, फिर यहां पर आएगा T1 इज सिमिलर टू T2, सिमिलरिटी वाला कोई क्राइटेरिया है, ठीक है ना। तो दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, उनकी शेप सेम होनी चाहिए, डायमेंशन, एरिया, छोटे बड़े हो सकते हैं दो ट्राइंगल, ठीक है ना, लेकिन शेप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, उनको बोलते हैं हम लोग सिमिलर। तो इसमें देखिए, इसमें क्या आएगा, इसमें जो आपकी पहली कंडीशन आएगी, तो देखिए सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ एक लाइन, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले दिया है कि रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांसिटिव भी है, और ये सिमेट्रिक भी है, पहले गिवन है सब कुछ। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, यहां पर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखेंगे कि भाई T1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ T1 इज सिमिलर टू इटसेल्फ। ये वाला लाइन जैसे पैरेलल वाली लाइन की थी उसी तरह से T1 इज सिमिलर टू इटसेल्फ। बस परपेंडिकुलर वाला केस नहीं आता, लेकिन सिमिलर हो, कॉन्ग्रुएंट हो, पैरेलल हो, ये सारे सारे इटसेल्फ से हो जाते हैं। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट, फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक, तो देखिए फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या आएगा, सिमेट्रिक के लिए आएगा कि T1 T2, क्या ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है, तो यहां पे आएगा T1 इज सिमेट्रिक टू, सॉरी सिमेट्रिक नहीं, यहां पर क्या आएगा, तो कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या आएगी यहां पे, रिलेशन क्या आएगा कि T1 इज सिमिलर टू T2, और क्या इसका उल्टा भी अपोजिट, T2 T1 बिलोंग्स टू R। तो यहां पर क्या लिखेंगे, T2 इज सिमिलर टू T1, T2 इज सिमिलर टू T1। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे R इज सिमेट्रिक। क्या होगा ये सिमेट्रिक होगा। फिर उसके बाद में देखिए तीसरे केस में क्या आएगा, तीसरे केस में आएगा कि फॉर ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव केस में क्या आएगा, ट्रांजिटिव केस में देखिए तीन एलिमेंट लेने हैं। तो एक तो आपके पास आएगा T1 T2 बिलोंग्स टू R, और T1 T2 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है, यहां पर है T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2। फिर उसके बाद T2, और यहां पर क्या आएगा T2 T3 बिलोंग्स टू R। तो यहां पर क्या लिखेंगे, T2 इज सिमिलर टू T3। यहां पे सब कुछ पहले बताया गया कि ये इक्विवेलेंस है, तो बस हमने लिखना है यहां पर। तो लास्ट लाइन क्या आएगी, लास्ट लाइन को हम लोग लिख सकते हैं T1 और T3 बिलोंग्स टू किसके इक्वल, R के इक्वल। तो यहां पर एक लाइन और लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, T1 इज सिमिलर टू T3। इट मींस क्या मतलब इसका मतलब ये हुआ कि गिवन R इज ट्रांजिटिव, कि जो गिवन रिलेशन है वो क्या होगा जी, ट्रांजिटिव भी होगा। और लास्ट लाइन आप लिख सकते हो, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो R वाला क्या होगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन में आएगा। तो ये था जी आपका गिवन, पहले से था ऑलरेडी, बस थोड़ा सा लिखने का
तरीका आपको पता होना चाहिए और आपके 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो सकते। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन विद आर, रिलेशन टी इज गिवन बाय। रिलेशन क्या दिया है गिवन दैट में, देखिए सबसे पहला काम आपका यही रहेगा हमेशा कि रिलेशन लिखना है कि रिलेशन क्या है। रिलेशन है इस बार T1 T2 और इसमें भी दिया गया देखो इक्विवेलेंस रिलेशन, पहले से बताया गया कि ये क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में यहां पर देखिए क्या लिखेंगे T1 T2 और दिया है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। नाउ अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव सारी लाइनें बिल्कुल सेम रहेगी। कौन सी लाइन रहेगी कि T1 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब ये है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बिल्कुल सेम, शेप भी सेम, साइज भी सेम, एरिया भी सेम, डायमेंशन भी सेम। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 itself, T1 is congruent to T1 itself और therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि R is reflexive, therefore R is reflexive। फिर दूसरी लाइन हम लोग लिखेंगे for symmetric, symmetric के लिए देखिए कौन सी लाइन आएगी कि भाई T1 T2 belongs to R, इसका मतलब ये हुआ कि T1 is congruent to T2। फिर दूसरी लाइन क्या होगी T2 T1 belongs to R, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ T2 is congruent to T1। T1 T2 भी सेटिस्फाई हो गया, T2 T1 भी सेटिस्फाई हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं therefore R is symmetric। तो क्या लिखेंगे हम लोग एक लाइन therefore R is symmetric। नाउ तीसरा जो केस है, तीसरा केस देखिए ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव के लिए फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम लोग 3 ट्राइंगल लेंगे, ठीक है ना। एक ट्राइंगल ले लिया T1 T2 बिलोंग्स टू R लिख लिया, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जी T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब एक दूसरा ट्राइंगल और एक तीसरा ट्राइंगल, तो क्या होगा कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। तीसरा केस देखो पहला वाला ट्राइंगल दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है, दूसरा है तीसरे के बराबर, तो क्या पहला और तीसरा ट्राइंगल ये भी क्या होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। तो क्या लिखेंगे इसकी जगह, इसी जगह लिखेंगे T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो इसकी वजह से हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं R इज ट्रांजिटिव, क्योंकि तीनों की तीनों कंडीशन क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई, तो हम लोग लिख सकेंगे कि R इज ट्रांजिटिव। अगर ये R ट्रांजिटिव है तो जो गिवन रिलेशन होगा therefore R is an equivalence relation। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। और यहां पर इस क्वेश्चन में ये वाली जो लाइन है, आप लग रहा हो कि क्वेश्चन इससे आगे भी है, तो ये वाली लाइन यहाँ पे मिसप्रिंट हुई है, तो इसको आप हटा सकते हो। क्वेश्चन सिर्फ आपका यहीं तक ही है, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। 11 की तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है कि जो रिलेशन हमारे पास है इस बार, तो गिवन दैट में देखिए ये जो रिलेशन है जी आपका L1 L2 और ये दिया है L1 इज परपेंडिकुलर वाला रिलेशन है इस बार, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, परपेंडिकुलर वाला रिलेशन है। तो देखिए परपेंडिकुलर वाला रिलेशन में सबसे पहले चेक कर लेते हैं किसके लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव। कोई भी लाइन अपने आप से परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, L1 इज नॉट
परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। तो इसलिए इसमें क्या लिखेंगे, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ इसके बाद देखिए फॉर, अब बात होगी किसके लिए, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए ऐसे कि जैसे मान लो ये वाली लाइन है L1 और ये वाली लाइन है L2, नीचे वाली लाइन L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहां पर लिखेंगे L1, L2। L1, L2 क्या रिलेशन को सेटिस्फाई कर पा रही है, तो यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और L2 और L1 क्या ये इसके अपोजिट भी होंगे, इसके अपोजिट भी होंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं L2 परपेंडिकुलर होगा किसके, L1 के। तो ये दोनों सेटिस्फाई कर पा रही है कंडीशन को, तो हम लोग लिखेंगे R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। तो यहां पर लिखा हुआ है कि ये सिमेट्रिक तो है लेकिन क्या नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसकी जगह देखिए, इसकी जगह अगर अब एक और लाइन, तीसरी लाइन मिलेगी, ये इसके परपेंडिकुलर L3, L1 बीच वाली लाइन L2, तीसरी वाली लाइन L3। तो यहां पर लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ट्रांजिटिव के केस में क्या आएगा, ट्रांजिटिव के केस में आएगा जी आपका L1, L2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, फिर L2 और L3, ये भी देखो L2 किसके परपेंडिकुलर है, L3 के परपेंडिकुलर है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अगेन लास्ट वाले क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर में आ रही है या नहीं आ रही, तो देखिए L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, ये लाइंस आपस में पैरेलल, तो यहां पर क्या लिखेंगे L1 इज पैरेलल टू L3, L1 इज पैरेलल टू L3, तो रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो क्या लिखेंगे R is not symmetric, therefore R is not symmetric। तो जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया था कि शो दैट R is symmetric, सिमेट्रिक हमने प्रूव कर दिया है, और इसके बाद लिखा था नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, तो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव भी हमने क्या कर दिया, इसे प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये है फंक्शन का क्वेश्चन। तो फंक्शन वाले क्वेश्चन में देखिए, ए आपको जब भी फंक्शन आपको लिखा हुआ है तो आपने ये ध्यान देना है कि A to B है, तो इसका मतलब होता है डोमेन, इसका मतलब होता है डोमेन, और इसका मतलब होता है रेंज, और डोमेन का मतलब होता है इनपुट, और रेंज का मतलब होता है आउटपुट। बस ये नॉलेज आपको होना बड़ा जरूरी है, तभी आप फंक्शन में आगे जा सकते हो। और इसके बाद तो देखिए फंक्शन जो गिवन था, फंक्शन कौन सा गिवन है, फंक्शन हमारे पास गिवन है f of x इज इक्वल टू ब्रैकेट x माइनस 2 और दिया है जी x माइनस 3। ये फंक्शन हमारे पास गिवन है, और कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, एक कंडीशन आपको ये पता होनी चाहिए फॉर 1 1 की कंडीशन होती है कि फंक्शन में एक बार x1 लिख दो, वो किसके इक्वल होना चाहिए, x2 के इक्वल होना चाहिए, 1 की कंडीशन। और बात करें अगर फॉर ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए क्या होगा कि f of x अगर आपके किसके इक्वल आए, y के इक्वल आए, तो वो होता है ऑन टू फंक्शन। बाकी डिटेल में ठीक है ना कि भाई 1 होता क्या है, ऑन टू क्या होता है, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे थ्योरी बेस्ड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन, सबसे पहले आपने क्या लिखना, फंक्शन लिख लेना है। तो फंक्शन है जी आपका x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 फॉर 1 सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर 1 के लिए, 1 के लिए वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, x1 इज इक्वल टू f of x2। ये लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन में जहां भी आपको x दिख रहा है उधर हम लोग लिखेंगे x1 माइनस 2 x1 माइनस 3, और इसकी जगह आएगा जी x2 माइनस 2, और यहाँ पर आएगा x2 माइनस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, x1 माइनस 2 x2 माइनस 3, और यह आया x2 माइनस 2, और यह है x1 माइनस 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए मल्टीप्लाई करके आएगा x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x
2 प्लस 6 इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, x1 x2 माइनस 3x2 फिर माइनस का 2x1 और ये आया प्लस का 6। कैंसल्ड आउट, कौन कौन सी टर्म कैंसिल होगी, देखो x1 से x1 वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन। लेकिन ये वाली टर्म देखिए यहाँ पे माइनस 3x1 और x1 का पहली साइड से ये टर्म आएगी तो ये बनेगा 2x1 इज इक्वल टू इधर है माइनस 3x2 और ये हो जाएगा प्लस 2x2। अब इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा माइनस का x1 और इसका बनेगा माइनस का x2 और x1 किसके इक्वल आए, x2। अगर x1 आपका किसके इक्वल आ जाए, x2 के इक्वल आए तो आप बोल सकते हो देयरफॉर f इज 1 1, f इज 1 1 फंक्शन, देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपके पास फॉर ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए क्या होगा कि ऑन टू के लिए फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए एक कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए कि फॉर ऑन टू के लिए एज, तो देखिए एज क्या होगा कि आपके पास f ऑफ x, एक आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, f ऑफ x को आप किसके को लिख सकते हो, y के को लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो एज y बिलोंग्स टू b, y क्या बिलोंग करता है, आउटपुट से बिलोंग करता है, ठीक है ना, y किससे बिलोंग करता है, हमेशा आउटपुट से बिलोंग करता है। तो आपको लिखना चाहिए कि देयर एग्जिस्ट x input, there exists input x belongs to a such that f of x is equal to किसके इक्वल, किसके इक्वल आना चाहिए, y के इक्वल आना चाहिए। तो देखो इसको भी प्रूव कैसे करेंगे कि f of x y के इक्वल आना चाहिए। तो जितना भी आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को आपने किसके इक्वल लिख देना है, यहाँ पर आपने क्वेश्चन को लिख लेना है y के इक्वल, तो देखिए x माइनस 2 x माइनस 3। अब आपने सारा ये क्वेश्चन बदल देना है, यहाँ पर पहले y आ रहा है, इस क्वेश्चन को आपने मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरह से बदलना है कि ये x आ जाए, फिर x की वैल्यू को डाल देंगे हम लोग फंक्शन में, जो फंक्शन ये बने। तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू, तो ये बन जाएगा yx माइनस 3y और ये बना जाए आपका x माइनस 2। अब yx माइनस का x ये बन गया माइनस का 2 प्लस 3y। अब क्या बनेगा, ये बनेगा x को कॉमन ले लो, ये बनेगा y माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3y एंड x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी माइनस 2 प्लस 3y अपॉन y माइनस 1। तो ये बोल रहे कि इनपुट में कौन सा, इनपुट में x की जो वैल्यू है, इनपुट में x ऐसा नंबर है जिसके लिए अगर इसकी वैल्यू को हम फंक्शन में डाल दे तो कोई भी आंसर जो y में आ जाएगा। तो देखिए अब जहां जहां आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की, इस x की वैल्यू को इस क्वेश्चन में डाल देना, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, f ऑफ, मैं लिख रहा हूं यहां पर माइनस 2 प्लस 3y अपॉन y माइनस 1, और जहां जहां भी आपको x दिख रहा है, जहां भी x दिखे, x देखो इस जगह क्या लिखेंगे, माइनस 2 प्लस 3y अपॉन y माइनस 1 माइनस माइनस 2। फिर यहां पर इसकी जगह क्या आएगा, इस जगह आएगा माइनस 2 प्लस 3y y माइनस 1 और यहां पर है जी आपका माइनस का 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करके देखिए क्या आएगा, सिंप्लीफाई करके आ जाएगा यहां पर माइनस 2 प्लस 3y, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां से मल्टीप्लाई, तो माइनस 2y प्लस 2, फिर डिवाइड में आ रहा है y माइनस 1, फिर बड़ा वाला डिवाइड। तो यहां पर देखिए इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूं, माइनस 2 प्लस 3y माइनस का 3y प्लस का 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। अब कैंसल आउट देखिए क्या क्या होगा, यहां पर देखिए कैंसिल क्या होगा, y माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसल्ड आउट, और यहां पर 2 से 2 ये उड़ जाएगा और यहां से 3y से 3y उड़ जाएगा और बचेगा क्या, वी आर लेफ्ट विथ टर्म, कौन सी टर्म हमारे पास आएगी, टर्म f ऑफ माइनस 2 प्लस 3y डिवाइडेड बाय y माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां पर देखिए 3y माइनस 2y ये आएगा y के इक्वल, और नीचे क्या आएगा 2 माइनस का 2 प्लस का 3, तो ये बन जाएगा 1 के इक्वल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि f ऑफ x किसके इक्वल आया, f ऑफ x आ गया किसके इक्वल, y के इक्वल। तो एट लास्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर f इज ऑन टू,
एफ कौन सा फंक्शन है, ऑन टू वाला फंक्शन है। पहले क्या करेंगे, पहले एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू को प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद हमें कुछ लाइन लिखनी पड़ेगी, फिर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इनपुट निकालनी पड़ेगी कि ऐसा कौन सी इनपुट है जिसके लिए आंसर किसके इक्वल आए, y के इक्वल आए। तो देखिए यहाँ पर y में क्वेश्चन था, फिर हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, x में कन्वर्ट कर दिया, फिर इसकी जगह पर x की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर क्या आ गया, f ऑफ x इज इक्वल टू y के इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं लास्ट लाइन देयरफॉर f इज ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन है रिलेशन में बताना है कि स्टेट 1 1 है, ऑन टू है और ये बाइजेक्टिव है। तो देखिए पहले वाले की अगर हम बात करें तो ये लीनियर फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है, ये दूसरा वाला फंक्शन है, तो ये 1 1 होगा कि ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपके पास एक ये दिया हुआ है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हो डोमेन और इसको आप बोल सकते हो कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन में सारे आते हैं। पीछे हमने लिखा था रेंज, रेंज में तो वही आएगी जो आंसर आता है, लेकिन कोडोमेन में क्या आएगा, कोडोमेन में सारे के सारे नंबर ऐड किए जाएंगे, रियल नंबर ही आंसर कोई आना चाहिए। और फंक्शन देखिए, फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। अब सेम प्रोसेस, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर 1 1, फॉर 1 1 के लिए 1 1 के केस में क्या आएगा, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 और इसकी जगह 3 माइनस 4x1 और ये आएगा 3 माइनस 4x2। अब यहाँ पर देखिए 3 से 3 कैंसल्ड आउट, ये बन गया माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2 और यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x1 किसके इक्वल आया, x1 आया x2 के इक्वल, तो आप बोल सकते हो f इज 1 1, देयरफॉर f इज 1 1। अब ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए फिर से वही कंडीशन, फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू के लिए आप बोल सकते हो एज y कोई नंबर, ठीक है ना, कोई नंबर, ये लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन में बोल सकते हैं कि y कोई नंबर है जो रियल नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रियल नंबर। y बिलोंग्स टू रियल नंबर, फ्रैक्शन में भी हो सकता है ये, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट इनपुट और x, ठीक है ना, x बोलो चाहे इनपुट बोलो, बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए क्या होगा कि f ऑफ x किसके इक्वल आए, y के इक्वल आए। ऐसा कोई है क्या, कोई इनपुट है ऐसी, तो उसकी देखिए चेक करते हैं। मैंने कहा था आपसे कि जो पूरा फंक्शन है f ऑफ x को आप y भी लिख सकते हो, तो इसकी जगह आपने लिखना है f ऑफ x जगह y लिख देना है, तो ये आएगा 3 माइनस 4x और यहां से x निकालना है, तो ये बना देखो 4x और ये बना 3 माइनस y, तो x की वैल्यू क्या आई, 3 माइनस वाई अपॉन 4। ये है वो x जिसके लिए कोई भी वैल्यू डाल दोगे तो आंसर क्या आएगा, f ऑफ x इक्वल टू y आएगा। तो चेक कर लेते, तो देखिए जहां जहां x है वहां पे हम लोग 3 माइनस ये वाली वैल्यू डाल देते, तो देखिए 3 माइनस 4 ये आया 3 माइनस 4 अपॉन 4 और 4 से 4 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर देखिए क्या आया, 3 माइनस वाई अपॉन 4 और ये बना जी 3 माइनस 3 प्लस वाई और इसका आंसर देखिए अब क्या आएगा, ये आएगा 3 माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ये आएगा जी आपका y के इक्वल। और इसी को ही हम लोग ले सकते हैं f ऑफ x, देखो किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आए। जब भी लीनियर फंक्शन है तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर f इज ऑन टू, जो f है f कौन सा है, ऑन टू। ऑन टू का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये इनपुट है, मान लो ये इनपुट है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 ये इनपुट है और इसके जो आउटपुट में सारे के सारे नंबर यूज किए जा रहे हैं, ठीक है ना, जैसे एक ये सारी उंगलियां एक के ऊपर एक, ये पूरा हाथ एक के ऊपर एक आ रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऑन टू है। तो ऑन टू फंक्शन में आता है और 1 1 फंक्शन का मतलब होता है कि एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट। ऐसा तो नहीं कि कोई 2 इनपुट पे एक ही आंसर दे रहा हो, ठीक है ना। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पर चेक करेंगे हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए फंक्शन दिया है रियल नंबर, इनपुट दिए है रियल नंबर और आउटपुट या डोमेन बोलो वो भी किस में आना चाहिए, रियल नंबर में। और हमारे पास जो फंक्शन है जी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूं ऑन टू के लिए, ठीक है ना, तो ये क्या 1 1 फंक्शन है कि नहीं है। जब भी स्क्वायर लगे तब आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखिए फॉर 1 1 मैं लिख रहा हूँ, फॉर 1 1 चेक कर रहा हूं मैं 1 1 के लिए
आंसर कैसे देता है, डिफरेंट आंसर तो नहीं देता। यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं f ऑफ 1 डाल रहा हूं यहां पे, तो क्या बना 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये बना जी आपका 2। और -1 के लिए चेक कर लेते हैं, क्या ये सेम आंसर तो नहीं दे रहा है, तो यहाँ 1 प्लस -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या दे रहा है सेम आंसर दे रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको x लिखूं, इसको क्या लिखूं, इसको y लिखूं, तो 1 और -1 के लिए आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 2। तो ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं है। 2 का आंसर आ रहा है 1, 2 इनपुट डालने पे आंसर 1 आ रहा है, तो ये मैनी 1 फंक्शन में आता है। तो हम लिखेंगे f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1। अब चेक कर लेते हैं ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू। तो ऑन टू भी आप ऐसे चेक कर सकते हो इजीली। तो ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू के लिए क्या बोल रहा है कि, तो ऑन टू के देखिए, ऑन टू के लिए कोई आपके माइंड में अगर कोई आंसर आ रहा है, देखो यहां पर मैं लिखूं y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो y किससे बिलोंग कर रहा है, हम लोग लिखेंगे एज, मान लो मैंने लिखा कि इसमें -5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। आंसर क्या होना चाहिए, सारे के सारे रियल नंबर में सेटिस्फाई होना चाहिए वो, लेकिन -5, क्या इसमें कभी भी इसका आंसर -5 आएगा, देखते हैं। -5 तो बिलोंग कर रहा है R से, R का मतलब है जी आपका आउटपुट, मान लो आउटपुट में -5 ही है, या डोमेन में बोलो। तो यहां पर मैंने लिख लिया कि -5, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि -5 बिलोंग्स टू R, क्योंकि रियल नंबर बोला गया है तो इसमें माइनस के नंबर भी लिए जाएंगे, तो -5 तो बिलोंग करता है R से। लेकिन यहां पर क्या होगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इनपुट x, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इनपुट x सच दैट का मतलब है कि जो हमारा आंसर है पूरा का पूरा, कोई भी ऐसी इनपुट नहीं है जिसके लिए हमारा आंसर क्या आ जाए -5 आए। क्योंकि देखो यहां पर है स्क्वायर लगा हुआ है, इसमें लगा ना स्क्वायर, इसमें स्क्वायर करने पर कोई भी आप वैल्यू डालोगे हमेशा पॉजिटिव के ही आंसर देगा, इसमें माइनस के आंसर नहीं आएंगे। आप इस जगह कोई और नंबर भी ले सकते हो, ठीक है ना, आप इस जगह 0 भी ले सकते हो या कोई और नंबर भी ले सकते हो, लेकिन मैंने माइनस का नंबर लिया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो माइनस में इसका आंसर कभी नहीं आएगा, तो ये यहाँ पे बच गया, ठीक है ना, माइनस का इसका आंसर नहीं आ रहा। तब आप बोल सकते हो देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। हम 14 की अगर हम लोग बात करें तो 14 में क्या लिखा है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग। इंजेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इंजेक्टिविटी का मतलब होता है जी आपका 1 1, इंजेक्टिविटी का मतलब होता है 1 1, और सर्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑन टू। ओके, तो देखिए फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट में दिया है कि नेचुरल नंबर की इनपुट में भी आपने नेचुरल नंबर डालने हैं, और आंसर भी किस में आना चाहिए, सारे के सारे नेचुरल उसमें आने चाहिए। और फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए इसमें बात हो रही है फॉर 1 1, किसके बारे में बात हो रही है, फॉर 1 1 के बारे में बात हो रही है। तो 1 1 में देखिए सिर्फ नेचुरल नंबर डालना, तो यहाँ पे मैं जब 1 डाल रहा हूं तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1। और यहाँ पर अगर मैं 2 डाल दूं तो देखिए -1 क्यों नहीं डाल रहा हूँ, 0 क्यों नहीं डाल रहा हूँ, 3 क्यों नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि इनपुट में सिर्फ और सिर्फ कौन सी नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 का स्क्वायर, ये कितना आएगा जी आपका 4 आएगा। और मैं यहाँ पे 3 डाल दूं तो इसका क्या आएगा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो इस वजह से देखो सबके आंसर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है कि नहीं, 1 2 3, इसका आंसर क्या आ रहा है 1 4 9 आ रहा है ना, इसका आंसर 1 4 9। यहाँ पर देखिए ये x और ये आपका y, तो 1 का आंसर आ रहा है 1, 2 का आंसर आ रहा है 4, 3 का आंसर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। इस तरह से आप 4 डाल दो तो आप 16 आएगा, 17 आएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे f इज नॉट 1 1। अब इसके बाद ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू के लिए यहाँ पर देखो आउटपुट में कोई ऐसा नंबर जो मिसिंग है, ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा नंबर है, 1 तो आंसर आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है, सॉरी 1 आंसर आ रहा है, 4 आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 इसका आंसर आ रहा है,
नहीं, लेकिन 2 इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि आउटपुट हो या कोई कोडोमेन हो उसमें नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में यहाँ पर देखिए मैं लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आंसर देखिए, आंसर कौन कौन सा आ रहा है, आंसर आ रहा है जी आपका सिर्फ 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, और कौन सा आंसर आ रहा है, 9 आ रहा है। लेकिन ये सारे के सारे नंबर ये मिसिंग है, ये आंसर में नहीं आ रहे। लेकिन ये नंबर, जितने भी नंबर मैंने यहाँ पर लिखे, ये जो मिसिंग नंबर है ये आंसर में आने चाहिए, क्योंकि आउटपुट में क्या है, आउटपुट में नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई एज हमें पता है कि 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। कोडोमेन में तो ये भी है, ये आना चाहिए, लेकिन ऐसा देयर डज नॉट, ऐसी कोई इनपुट नहीं है। इनपुट जब डाल रहे तो ये तो आ नहीं रहा आंसर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट और इनपुट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसी कोई इनपुट नहीं है जो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, उसके लिए क्या आ जाए, सच दैट क्या हो जाए उसके लिए कि f ऑफ x हमारा जो आंसर 2 आ जाए, ठीक है ना। ऐसा कोई भी इनपुट में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके लिए हमारा आंसर क्या आ जाए, 2 आ जाए। 2 यहाँ पे मिसिंग है, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर आ रहा है 1 4 9 16, उसके बीच में बहुत सारे नंबर है जो मिसिंग है, और इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि इसकी जगह आप 3 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो, 7 भी लिख सकते हो। तो इस तरह से जब भी नेचुरल नंबर का केस आएगा तो ये क्या होगा, 1 1 तो होगा, लेकिन ये क्या नहीं होगा, ये ऑन टू फंक्शन नहीं। अब डिस्कस कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है z से z तक, और यहाँ पर ये इंटीजर है, इसमें माइनस भी आप इनपुट में ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा, f ऑफ x फिर से क्या है, x का स्क्वायर है, और बात करें अगर हम लोग किसके बारे में, फॉर 1 1 के लिए अगर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूं माइनस इस बार ले सकते हैं नंबर, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आता है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर 2 लिख लेता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ प्लस का 2। यहाँ पर देखिए -2 का स्क्वायर कितना, -2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस का 2 भी क्या हो गया 4। यहीं से लग रहा पता है कि यहाँ पर f ऑफ -2 और f ऑफ 2 के लिए ये आंसर क्या दे रहा है, ये 4 दे रहा आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए -2 और प्लस का 2 के लिए आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये मैनी वन फंक्शन है। तो फंक्शन क्या है, ये हम लोग लिख सकते हैं एक लाइन, यहाँ पर आएगा फंक्शन इज नॉट 1 1, therefore function is not 1 1। अब बात करेंगे फॉर ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या होगा कि ऑन टू के लिए कोई ऐसा नंबर, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है स्क्वायर, तो ये माइनस का आंसर तो कभी नहीं देगा, लेकिन आंसर माइनस में भी आना चाहिए, ठीक है ना, माइनस में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इंटीजर है, कोई भी नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं लिखूं कि एज यहाँ पर -2 बिलोंग्स टू z, हमने लिखा कि भाई -2 तो इंटीजर में आता है, लेकिन हमारा आंसर तो नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इनपुट x बिलोंग्स टू z, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है सच दैट ये वाली लाइन आपको आनी चाहिए, सच दैट f ऑफ x हमारा आंसर क्या आ जाए, -2। इसमें कभी भी आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर, कोई भी इनपुट ऐसी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। इसका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में देखिए ये दिया है नेचुरल नंबर, इनपुट भी नेचुरल की, आउटपुट भी नेचुरल में आना चाहिए, सारे नेचुरल नंबर आने चाहिए, और फंक्शन क्या दिया है जी, फंक्शन दिया है x3। अब डिस्कस कर लेते हैं फॉर 1 1 के लिए क्या होगा कि 1 1 के लिए देखिए नेचुरल नंबर डालने पे f ऑफ 1 अगर पुट करें तो ये आएगा 1 का क्यूब, तो ये आएगा जी आपका 1। तो 2 पुट करने पर ये बनेगा 2 का क्यूब, तो ये आ गया 8, और 3 पुट करने के बाद ये बन गया 27। डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर देखिए अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो अलग अलग आंसर में देखिए कौन कौन से आंसर आ रहे हैं कि 1 पुट करने पे यहाँ पे 1 2 3,
और इसको पुट करने के बाद देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1, 8 और 27। तो देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, हम लोग बोल सकते हैं f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। तो f इज नॉट 1 1 इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग वैल्यू पुट कर रहे थे तो देखिए इनपुट में 1 2 3 और इसका आंसर क्या आ रहा था, इसका आंसर आ रहा 1 8 27 और इसके बीच में नंबर मिसिंग है। नंबर कौन कौन से मिसिंग है, तो यहां से हमें हेल्प मिल सकती है किसके लिए, ऑन टू के लिए। यहां पर लिखेंगे फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए देखिए कौन कौन से नंबर मिसिंग, इसमें ना तो 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, तो कोई भी ऐसे नंबर नहीं आ रहा है। इसमें सिर्फ आंसर आ रहा है कि 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 8, 3 की वैल्यू 27। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर ऑन टू कि भाई 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर से है, लेकिन देयर डज नॉट एग्जिस्ट, फिर से कोई लाइन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट or input, there does not exist any element or input such that f of x is equal to किसके इक्वल, 2 के इक्वल। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसके लिए f of x की वैल्यू किसके इक्वल आए, 2 के इक्वल आए। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि f is not on 2, f is not on 2। तो अगर ये केस होता है रियल नंबर का, रियल नंबर के केस में ये ऑन टू फंक्शन है, रियल नंबर हम कोई भी इनपुट यूज कर सकते हैं और इसका आंसर ला सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में देखिए क्या दिया है, फंक्शन दिया है z to z, इंटीजर दिया फंक्शन में, और फंक्शन क्या दिया, फंक्शन दिया है x की पावर q। अगर मैं इसमें माइनस का 2 डाल दूं तो देखिए माइनस का 2 डालने के बाद इसका आंसर बनेगा माइनस का 8, और अगर इसमें डाल दे प्लस का 2 तो प्लस का 2 में देखिए क्या बन रहा है, ये बन रहा है प्लस का 8। डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, तो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप लिख सकते हो f इज 1 1, f क्या होगा 1 1 होगा। लेकिन इसमें कोई ऐसा नंबर है जिसके लिए कोई आंसर आएगा, तो आप डायरेक्ट ऑन टू के लिए आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो फॉर ऑन टू। फॉर ऑन टू के लिए क्या होगा कि मान लो इसमें आंसर क्या आ रहा है, इसमें आंसर आ रहा है 2 की पावर क्यूब, 1 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब, 3 की पावर क्यूब 27, लेकिन इसमें कभी भी ये आंसर नहीं आएगा, -2 इसका आंसर कभी नहीं आएगा। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे -2 बिलोंग्स टू इंटीजर, फिर लिखेंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इनपुट सच दैट f of x इज इक्वल टू -2। इसका आंसर कभी भी क्या नहीं आएगा, -2 नहीं आएगा, क्योंकि इनपुट में भी कौन सा नंबर है, ये इनपुट में है इंटीजर नंबर। तो हम लोग लास्ट लाइन लिख सकते हैं देयरफॉर f is not on 2। और यहां पर आपने एक ध्यान देने वाली बात पता क्या है, ध्यान देने वाली बात यहां पर ये है कि ऑन टू कब होता है, ऑन टू के लिए अगर ये वाला फंक्शन आपका क्या होता, अगर ये वाला फंक्शन आपका होता है रियल नंबर का, इनपुट भी रियल नंबर की, ठीक है ना, इनपुट भी कौन सी रियल नंबर की, आउटपुट भी कौन सा रियल नंबर का, इन दैट केस आप बोल सकते हो कि ये ऑन टू फंक्शन होगा। तो इनपुट में हम लोग कोई भी ऐसा नंबर डाल सकते हो जिसकी वजह से हम लोग कोई भी नंबर जो आउटपुट में उसको ला सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि इनपुट में क्या होना चाहिए, इनपुट में होना चाहिए रियल नंबर। अगर इनपुट में रियल नंबर है तो आप किसी फंक्शन को ऑन टू प्रूफ इजीली कर सकते हो। लेकिन ऑन टू में दिक्कत कब आएगी, जब आपकी इनपुट क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी, इंटीजर होगी, तब आपको दिक्कत आएगी, तब हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं f इज नॉट ऑन टू। अगर यहाँ पे रियल नंबर लिखा होता तो रियल नंबर के केस में हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर किस में नहीं आता, 1 1 ऑन टू, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आपका जो ऑन टू है, ऑन टू फंक्शन हमेशा आता अगर इनपुट क्या होती है, इनपुट हो रियल नंबर, ठीक है ना। तो हम लोग फंसते कहां पर है, फंसते है इनपुट के लिए। तो जब भी अगर यहाँ पे रियल नंबर आए, जैसे मैं दोबारा कह रहा हूं, तो आपका जो फंक्शन होगा, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें दो सेट दिए, इनपुट भी दिया है और आउटपुट भी दिया है, और यहाँ पे फंक्शन बनाकर दिया गया है कि फंक्शन है लिखा हुआ, फंक्शन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, 1 4 2 5 और ये दिया है आपका 3,6। अब क्या होगा इसमें ये होगा कि ये इनपुट में दिया है और ये क्या दिया है, आउटपुट में दिया है, ठीक है ना। इसको x लिख लूं, इसको मैं y लिख लेता हूं। तो यहां पर देखिए ये 1
2 और क्या आ रहा है 3, और इसकी जगह क्या है, इसकी जगह है 4 5 और क्या है 6। तो 1 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 5 और 3 की इमेज क्या है, 3 की इमेज है 6। तो एक की इमेज एक की इमेज एक, तो हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली f इज 1 1। तो ये जो फंक्शन होगा, फंक्शन क्या होगा, ये होगा जी आपका 1 1 फंक्शन। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास इसमें दो केस है, ठीक है ना। तो पहला केस है रियल से रियल दिया हुआ है, डिफाइंड 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू, ये हम लोगों ने करना है प्रूफ। फिर उसके बाद एक कंडीशन ये दी है, यहां से आगे दूसरा क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है। तो पहला पार्ट देखो, इसका पार्ट 1, इसका पार्ट 1 क्या बोल रहा है कि अगर हम बात करें पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 में देखिए क्या बोल रहा है, पार्ट 1 में बोल रहा है कि ये फंक्शन है आपका कहां से कहां तक, रियल से रियल नंबर दिए हुए हैं, और रियल नंबर में ये इन्होंने एसटी से सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर डालना है, क्योंकि फंक्शन तभी डिफाइंड होगा, ठीक है ना। क्योंकि फंक्शन क्या है, फंक्शन है 1/x, इसमें हम लोग जीरो नहीं डाल सकते। जीरो इसलिए डालेंगे क्योंकि अगर हमने जीरो इसमें डाल दिया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैथ हो जाएगा फेल, फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो इस केस में देखिए सबसे पहला केस इसमें क्या आएगा, पहला केस की अगर मैं बात करूं फॉर 1 1, जब भी रियल नंबर का केस आता है ना, तो रियल नंबर के केस में देखो स्क्वायर नहीं, इसमें स्क्वायर की बस से बच रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे 1 1 के केस में क्या होता है, यहाँ पर कर सकते हैं हम जो काम हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया था, f(x1) = f(x1), तो यहाँ पर देखिए ये आएगा, शो करना था, तो 1/x2, तो x2 = किसके इक्वल आ गया, x1 के इक्वल। तो हम लोग बोल सकते हैं f इज 1 1, f इज 1। ये हो गया जी 1 1 फंक्शन प्रूफ हो गया। और इसके साथ देखिए फॉर ऑन टू, मैंने कहा था जब भी रियल नंबर का केस आ जाए इनपुट में, तो ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, ये ऑन टू हो जाते हैं, ठीक है ना, रियल नंबर की वजह से। तो यहाँ पे आपने बस डायरेक्ट लिखना है, लिखेंगे क्या कि एज y बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो एस्टिक वाला जो साइन दिया ना यहाँ पर, ये दिया है कि नॉन जीरो के लिए, यहाँ पर देखिए इसको रिप्रेजेंट किया है कि ये नॉन जीरो के लिए रिप्रेजेंट है। y बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर लिखेंगे देयर एग्जिस्ट इनपुट x belongs to real number such that, यहां पे आप एक लाइन लिखोगे such that, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा f(x) = किसके इक्वल, ये होगा y के इक्वल। और इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो, प्रूफ देखिए प्रूफ किस तरह से कर सकते हो, प्रूफ आप इस तरह से कर सकते हो कि यहां पर लिख लिया x, मैंने कहा था y = लिखना 1/x, तो x की वैल्यू क्या है 1/y, और आप इसमें अब वैल्यू को पुट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आएगा f1/y, जहां पे x है, x से क्या पुट करना है 1/y, तो ये आएगा 1/1/y, y गया जी ऊपर, तो ये आएगा 1/y = किसके इक्वल, ये आ गया y के इक्वल। तो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, f इज ऑन टू, तो f क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। फिर यहां पे देखिए, यहां से आगे जो आता है इसका पार्ट टू में क्या हो रहा है, पार्ट टू में ये हो रहा है कि इज द रिजल्ट ट्रू व्हेन डोमेन इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर। तो ये बोल रहे हैं कि जो फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन को डिनोट रिप्लेस कर दो नेचुरल नंबर से, ये वाली, इसको नेचुरल नंबर से, और इसको रहने दो ऐसे, वो डोमेन को रहने दो सेम, और फंक्शन को भी सेम रहने देना है, फंक्शन में भी कोई चेंज नहीं करना है। तो फंक्शन भी आएगा जी 1/x, फंक्शन में भी क्या नहीं करना, कोई भी चेंज नहीं करना है। नाउ अब देखिए 1 1 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, 1 1 के लिए क्या आ जाएगा, फॉर 1 1 के लिए सिमिलरली फिर से वही लिखेंगे f(x1) = f(x2), और यहां पर आ जाएगा 1/x1 = 1/x2, और ये बन जाएगा x1 = किसके इक्वल, x2 के इक्वल। तो हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट f इज 1 1, क्या लिखेंगे, f इज 1 1। लेकिन दिक्कत कहां पर आएगी, दिक्कत आएगी ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्यों आएगी दिक्कत, तो यहां पे देखिए फॉर ऑन टू के केस में क्या होगा, तो ऑन टू केस में देखिए कि ऑन टू केस में कोडोमेन है हमारी रियल नंबर,
कोडोमेन है जी हमारी कौन सी, कोडोमेन है रियल नंबर, लेकिन इनपुट में है नेचुरल नंबर। अगर इनपुट में होता रियल नंबर तो आंसर आ जाता ये ऑन टू फंक्शन होता, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कोडोमेन में रियल नंबर, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट कि मान लो हमारे पास इसका आंसर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इसका आंसर अनरूट में तो आएगा नहीं, और इसका आंसर माइनस में भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि रियल नंबर यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोडोमेन में तो ये है -2%, लेकिन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इनपुट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इनपुट सच दैट क्या होगा कि भाई f ऑफ x हमारा जो आंसर है या y इज इक्वल टू क्या आ जाए -2 आए। ठीक है ना, कि जैसे कि -2 बिलोंग कर रहा है आउटपुट के साथ, कोडोमेन के साथ, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए हमारा आंसर क्या आ जाए, हमारा आंसर -2 आए। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो f इज नॉट ऑन। तो यहां पर मैंने आपको शॉर्टकट पहले ही बता दिया था कि अगर आपके जो इनपुट है, इनपुट में अगर आपका रियल नंबर को छोड़कर क्या आ जाए, रियल नंबर को छोड़ के अगर आपका नेचुरल नंबर आ जाए तो यहां पर क्या होगा कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट और ये था इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास दिया हुआ कि प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये हो रहा है कि प्रूव करो कि ये वाला फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट। तो गिवन दैट में देखिए फंक्शन दिया है जी हमारा रियल से, इनपुट भी रियल नंबर की, आउटपुट भी कोडोमेन बोल दो, कोडोमेन भी किसकी होगी, रियल नंबर की, और फंक्शन है जी आपका f ऑफ x, और यहाँ पे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं, यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले फॉर 1 1 के लिए देखिए क्या होगा, 1 1 के लिए होगा, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं मान लीजिए 1.99, तो 1.99 के लिए भी आंसर क्या देता है, तो 1.99 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर देता है 1, और मैं लिख लूं 1, तो 1 के लिए भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है, 1 देता है। तो देखो दो वैल्यू के लिए इसमें इक्वल आ गए, कौन कौन से, 1.99 और 1 के लिए एक ही वैल्यू दे रहा है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं हो सकता। 1 1 का मतलब है अलग वैल्यू के लिए अलग आंसर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर f इज नॉट 1, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 1 1 नहीं होगा। नाउ इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा कि फॉर ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। तो ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू के लिए क्या होगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऑन टू के लिए कोई ऐसा नंबर जो इसका आंसर आ ही नहीं सकता कभी। ठीक है, तो देखो मान लो रियल नंबर में कौन सा नंबर आते हैं, h, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2.99 बिलोंग्स टू r, आउटपुट या कोडोमेन में 2.99 बिलोंग करता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इनपुट सच दैट, या यहां पर ऐसे लिख सकते हो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इनपुट x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट कि भाई जो हमारा आंसर है इसमें हमारा आंसर क्या आ जाए 2.99 ये आंसर कभी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2.99 डाल दूं तो ये आंसर क्या देगा, वो देगा आंसर 2, तो 2.99 इसमें कभी भी पॉइंट में इसमें आंसर कभी भी नहीं आएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, तो ये इसीलिए हमने ये प्रूव कर दिया कि नाइदर 1 1 नॉर ऑन। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट। तो गिवन दैट में देखिए, गिवन दैट में क्या आएगा, f डैश r रियल से रियल और f ऑफ x इज इक्वल टू किसके इक्वल, मॉडुलस फंक्शन के इक्वल। और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर 1 1। तो फॉर 1 1 के लिए क्या होगा, 1 1 के लिए आएगा जी आपका मान लीजिए मैं लिख रहा हूं यहां पर माइनस का 2 और एक बार डाल देते प्लस की 2 की वैल्यू। तो -2 के लिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्लस का 2, और प्लस के 2 के लिए भी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2। तो यहां पर -2 हो
या प्लस का 2 हो, आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 2, तो आप बोल सकते हो f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1 फंक्शन। अब फॉर ऑन टू के लिए तो देखिए ऑन टू के केस में क्या होगा, फॉर ऑन टू के केस में क्या होगा कि ऑन टू केस में कोई ऐसा नंबर जो इसमें आंसर आए तो इसका आंसर माइनस में आ सकता है, नहीं आ सकता। मैं लिख रहा हूं एज -2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। भाई -2 तो कोडोमेन से बिलोंग करता है, लेकिन ऐसा कोई देयर डज नॉट, बस ये लाइन आप रट लो, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट, एनी इनपुट x belongs to real number such that कि ऐसा कोई भी आंसर नहीं है इसमें कि जिसके लिए ये आंसर क्या -2, माइनस में तो ये आंसर दे ही नहीं सकता, क्योंकि मॉडुलस क्या कर लेता है, सारे के सारे फंक्शन को पॉजिटिव कर लेता है, ठीक है ना, सारे इनपुट को क्या कर लेता है ये इस, तो ये माइनस में आंसर दे ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि मॉडुलस जो फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, कोई भी इनपुट होगी उसका जो आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, देयरफॉर f इज नॉट ऑन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 एक नया तरह का फंक्शन है, ये +1 में आपने जरूर पढ़ा होगा, इसका नाम है सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन की अगर बात करें तो देखिए इनपुट और आउटपुट ये है रियल नंबर में, और फंक्शन जो गिवन है जी, फंक्शन है गिवन, फंक्शन में दिया है 1 0 माइनस का 1, और यहाँ पे लिखा है इफ x 0 से बड़ा होगा तो इसका आंसर ये आएगा, x इज इक्वल टू 0 होगा तो इसका आंसर ये आएगा। और अगर आपकी इनपुट है, इनपुट अगर मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होगी तो आंसर आएगा 1। इनपुट अगर 0 के बराबर तो 0, माइनस में सारे आंसर होगा तो माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली इस फंक्शन के बारे में बता सकते हैं कि फॉर 1 1 के केस में क्या होगा, 1 1 के केस में मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 2 के लिए भी ये आंसर 2 3 5, इन सब के लिए आंसर क्या देगा, ये देगा 1 आंसर। तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं f इज नॉट 1 1। अब देखिए ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू के लिए कोई ऐसा नंबर, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, -1, इसका आंसर 5 तो कभी नहीं आ सकता। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई 5 तो बिलोंग करता है किससे, 5 बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है ना, कोडोमेन ये वाले, कि 5 तो बिलोंग करता है कोडोमेन से। और यहाँ पर आपने वही लाइन, आपकी फेवरेट लाइन, ठीक है ना, इस लाइन को बिल्कुल रट लो, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x belongs to natural number such that f of x is equal to 5, कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके लिए आपका जो आंसर है, आपका आंसर क्या आ जाए, 5 आए, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो therefore f is not on 2, therefore f is not on 2। तो इसी के साथ हमारी जो इम्पोर्टेंट असाइनमेंट फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन खत्म हो चुका है, और आने वाले जितने भी चैप्टर होंगे वो सारे आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो आप प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, और प्लेलिस्ट को विजिट करने के बाद आप चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी प्रैक्टिस आप जरूर करें, क्योंकि पूरा का पूरा जितना भी 2026 का एग्जाम हो, चाहे फेलियर जो SOS का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए।